गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से विभिन्न प्रश्नों को हल करेंगे और ये पूरा सीरीज इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास है। और ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम अर्थात बीपीएससी, ईपीएफओ और इवन यहाँ तक कि यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप एक एक प्रश्न को ध्यान से सुनिए और इसके उत्तर देने की कोशिश कीजिए। मैं आपके सामने प्रश्न रखता हूँ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? आपके ऑप्शंस रहे इस प्रकार, आप स्वयं पढ़ लें इसे। चलिए, इसका सही जवाब बताइए। मेरे ख्याल से यू नो अबाउट द आंसर। यस, इसका सही जवाब है सी इज़ द एब्सोल्युटली राइट आंसर। जिन्होंने सी दिया है द एब्सोल्युटली राइट। 1858 का एक्ट। अगला प्रश्न है, भारत राष्ट्र कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन किस लिए विख्यात है? 1896 का भारत राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन किस लिए विख्यात है? पहला ऑप्शन, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया, पहला तिरंगा फहराया गया, या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत राष्ट्र कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन। आपका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब है राष्ट्रगीत गाया गया, इज द राइट आंसर। 1896 में पहली बार भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम गीत गाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है और यह 1937 तक भारत का राष्ट्रगान रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? दिस इज़ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन और आपको इसका सही जवाब मालूम है मेरे ख्याल से। जी हाँ, जिन्होंने बी कहा है द एब्सोल्युटली राइट आंसर, ऑफकोर्स चार्ल्स मैटकॉफ। 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। यहाँ पर 1936 नहीं बल्कि 1836 होगा, एक साल के लिए रहे थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारत का प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कार्टेज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? ऑप्शन हियर एंड टाइम स्टार्ट नाउ। और इसका सही जवाब है पुर्तगाल। डी इज़ द राइट आंसर। कार्टेज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से है। 20वीं सदी में अंग्रेजों ने इसे नेविस्टर नामक व्यवस्था शुरू की। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, वे राष्ट्र चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाने जाते थे, उन्होंने आनंद बोस के साथ मिलकर ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलिए, इसका सही जवाब बताइए। जी हाँ, डी इज़ द राइट आंसर। आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उपरोक्त में चौथा कथन गलत है, क्योंकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिव चंद्र सेन और उमेश चंद्र दत्ता ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के दौरान वापस कर दी थी? किसके विरोध में? बंगाल विभाजन, जलियांवाला हत्याकांड, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के मृत्युकांड और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब आपको मिलेगा, आप सोचिए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि, इसका सही जवाब है जलियांवाला हत्याकांड। बी इज़ द राइट आंसर। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चैम्सफोर्ड को पत्र भी लिखा था। देखिए, 13 अप्रैल 1919 की जो घटना है वो भारत के इतिहास में सबसे काला दिन है। यू नो अबाउट दैट। इससे पहले रोलेट एक्ट आया था जो 1919 में लाया गया था और एक तरह से ये काला कानून था जिसको कहा जाता था कि बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील किसी भी व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए संदेह के आधार पर उठा के जेल में भर दिया जाता था। और ये एक तरह से
मतलब ड्रैकोनियन शासन व्यवस्था का एक तरह से चरित्र था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए लाया गया था। और इसमें दो महत्वपूर्ण नेता, जिसमें आपको पता होगा डॉक्टर सफीउद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, जिनको गिरफ्तारी के विरोध में कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जनरल डायर ने बिना कोई सूचना दिए, एक मेले में आयोजित हो रही बैसाखी का दिन था और इसमें अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, हज़ारों लोगों की मौत हुई। इसके बावजूद भी इसमें कुछ खास एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि उनको सम्मान दिया गया और इसके संबंध में एक कमेटी का गठन किया गया था। मुझे आप लिख भेजिए उस कमेटी का नाम, दैट वुड बी मोर हेल्पफुल फॉर यू व्हेन यू सर्च समथिंग। आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा कि आप कुछ सर्च करें। जब मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ तो आपको ध्यानपूर्वक उसका उत्तर पहले देने के बाद ही उत्तर देखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? मुस्लिम लीगों के लिए जो अलग मतदाता दल का जो स्थापना किया था, उस कांग्रेस अधिवेशन का नाम बताना है। कब? कराची अधिवेशन, बॉम्बे अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन और कलकत्ता अधिवेशन। इसका सही जवाब आपको मिलेगा, मुस्लिम लीग के लिए अलग मतदाता दल के लिए कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है। इसका सही जवाब है सी इज़ द राइट आंसर, लखनऊ अधिवेशन 1916। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए एक अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो धड़ थे, जो आपको पता होगा, गरम दल, नरम दल। उसमें वार्ता हुई, एक मंच पर लाया गया। अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मुझे इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा आपको बताना है कि देखिए, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, गरम दल, नरम दल आपस में विभाजित हो गए, उनके विचारधारा आपस में मिल नहीं रहे थे, क्योंकि आपको पता होगा नरम दल के कुछ नीतियाँ जो थी वो लगातार प्रेयर, प्रार्थना, प्रोटेस्ट करना, ये नीतियाँ कामगार साबित नहीं हो पा रहे थे, जिससे हताशा क्रिएट हो रहा था। तो गरम दल के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन को पूरे भारत में लाना, उसके बाद 1907 में विभाजन होना, उसके पश्चात आगे चल के आपको पता होगा 1919 का मार्लियामेंटो, जो कि आपको पता 1919 में मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स लाया गया था, ये नाम का था। उससे पहले आपको 1919 का एक्ट, जिसमें कि आपको मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स और एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था। तो ओवरऑल यही कहना चाहते हैं कि 1916 में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। एक तो सबसे पहले तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई। दूसरा बात है, इसमें कांग्रेस के जो दो धड़ थे, एक नरम दल और गरम दल, वो आपस में संयुक्त हो गए। और इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के स्वतंत्र पृथक जो निर्वाचन है उसको स्वीकार लिया, और यही आगे चलकर हमारे देश में एक बहुत बड़ी त्रासदी का रूप धारण कर लेता है, जिसको हम लोग भारतीय विभाजन कहते हैं, जिसमें लाखों लोगों की नरसंहार हुआ, मृत्यु हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर बसाई गई थी, स्थापित की गई थी? इसका सही जवाब बताना है आपको। आपके ऑप्शंस कोची, चिंसूरा, सूरत, चेन्नई। भारत में पहली यूरोप बस्ती कोची में बसाई गई थी। केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोची फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है और यह कोची के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य को ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? आपके ऑप्शंस हैदराबाद, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर। सही जवाब है गोलकुंडा। 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा का साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। इसके लिए शुल्क 500 पेगोडा प्रति वर्ष था। अगला क्वेश्चन है, सालवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? सालवाई की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तीसरा सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध, और या फिर दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। सालवाई की संधि, सोचिए सालवाई की संधि किससे जुड़ी है? जी हाँ, इसका सही जवाब है बी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सल्सेत और ब्रोंच पर अपना नियंत्रण स्थापित किया।
अगला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? बक्सर की लड़ाई जो आपको पता होगा 1764 में लड़ा गया, और ये भारतीय इतिहास में एक भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। तो बताइए, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? मीर कासिम, सऊदतुल्ला अली खान, अलीवर्दी खान या सिराजुद्दौला? इसका सही जवाब बहुत ही आसान है, ए इज़ द राइट आंसर, मीर कासिम। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बंगाल के नवाब और अवध के नवाब मुगल और सम्राट शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच, सैडलर आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 या रेले आयोग? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, इसका सही जवाब ए इज़ द राइट आंसर, वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे, जिन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा और सुझाव दिया कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी में शिक्षा होनी चाहिए। इसके कारण इसे वुड डिस्पैच भी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग? वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? चलिए, इसका सही जवाब आपको मिल चुका होगा, ए इज़ द राइट आंसर, लॉर्ड लिटन। 1876 से लेकर 1880 के दौरान भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन थे, जिन्होंने 1876 से 78 के अकाल को सही ढंग से ना संभाल पाने के कारण उनकी कड़ी आलोचना की गई, जिन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम और शस्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान कर दी गई? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग? और वायसराय की हत्या, ए इज़ द राइट आंसर, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड वायसराय भारत के एकमात्र लॉर्ड मेयो भारत के एक ऐसे मात्र वायसराय है जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान भारत में की गई। अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान एक पठान ने उनकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? हंटर आयोग किससे जुड़ा हुआ है? आतंकवाद और राष्ट्रवादी गतिविधियों से, भारत में शिक्षा के सुधार के लिए, उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, और इसमें से कोई नहीं। तो हंटर आयोग आपको पता होगा, ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका सही जवाब बी है, भारत में शिक्षा के सुधार के लिए। लॉर्ड रिपन ने फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया। विलियम हंटर वायसराय की कार्य परिषद में सदस्य थे। इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। भारतीय टंकन और कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? टंकन और कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? इसका सही जवाब लॉर्ड कर्जन इज द राइट आंसर, सी। 1899 से लेकर 1905 तक रहे भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने भारतीय टंकन कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 पारित किया और भारत को स्वर्ण मानक की शुरुआत करने दी। अगला क्वेश्चन है, किसे मराठा का मैकियावली भी कहा जाता है? मराठा मैकियावली, नाना फडणवीस, बालाजी विश्वनाथ, नारायण बाजीराव और संभाजी। मराठा का मैकियावली, यू नो अबाउट दैट मराठा मैकियावली? इससे राइट आंसर नाना फडणवीस। पेंशन शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री और कूटनीतिक थे। यूरोपीय द्वारा उन्हें मराठा मैकियावली यानी सुप्रसिद्ध इटालवी कूटनीतिक निकोलो मैकियावली के नाम पर कहा जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई ताकत, उसकी शक्ति के दौरान उन्होंने मराठा को एक बहुत ही मजबूत साम्राज्य में सुरक्षित रखा था, जिसके कारण उन्हें फडणवीस, जिनके कारण उन्हें मैकियावली कहा जाता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि किस युद्ध से जुड़ी हुई है? सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध या चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध, मैसूर युद्ध? इससे सही जवाब है सी या बी, एस बी। इस तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, चूँकि आपको पता होगा टीपू सुल्तान, उसके पिता की द्वितीय युद्ध में मौत हुई और उसके पश्चात टीपू सुल्तान उसमें आगे आया और लड़ाई लड़ता रहा, लेकिन किसका कुछ परिणाम नहीं निकला। लेकिन फाइनली श्रीरंगपट्टनम की संधि 18 मार्च को 1772 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से कॉर्नवालिस था और हैदराबाद का निजाम का रिप्रेजेंटेशन था।
मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और शासक टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल है शायद। पूना समझौता के समझौते, पूना एग्रीमेंट या पूना पैक्ट जिसे कहते हैं, यह समझौता पंडित नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ। यह इसके तहत वंचित वर्ग, इसमें से आप ध्यान देना कि कौन सा असत्य है। इसके तहत वंचित वर्ग ने संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया। प्रांतीय विधान पालिकाओं में वंचित वर्गों को सीटों की आरक्षण की बात की गई। इसके द्वारा सिविल सेवाओं में वंचित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो इसका सही जवाब आपको मिल चुका होगा। अंबेडकर जी का नेहरू से कोई संबंध नहीं था इसमें। ए इज़ द राइट आंसर। यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। ए इज़ द करेक्ट आंसर नहीं है। पहला कथन असत्य है क्योंकि यह समझौता महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। आपको पता होगा पूना पैक्ट के बारे में, 1932 की घटना है। गांधी जी दलितों का उत्थान करने के लिए उन्हें हिंदू में ही शामिल रखना चाहते थे। अगर हिंदू से दलितों को या जो निम्न कास्ट के लोग हैं उन्हें अगर बाहर कर दिया जाए तो इससे देश का अनेक खंडों में विभाजन हो जाएगा। गांधी जी ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि हिंदू वर्ग में रहते हुए दलितों का उत्थान हो। उच्च वर्ग ब्राह्मण वर्ग का ये कर्तव्य है कि अपनी मानसिकताओं को बदले, और ये पूरी तरह से विश्वास करते थे कि ऐसा संभव है। जबकि अंबेडकर इसके तुरंत खिलाफ थे क्योंकि उनको लगता था कि हिंदू वर्ग में रहकर दलितों का उत्थान नहीं हो सकता है, इसलिए उन्हें निश्चित रूप से पृथक निर्वाचन का अधिकार होना चाहिए। जबकि पूरी तरह से मामला पूरा गड़बड़ा गया और महात्मा गांधी अनशन पर, आमरण अनशन पर चले गए। तो फाइनली अंबेडकर जी को हार माननी पड़ी और फिर जाके पूना पैक्ट में हस्ताक्षर किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ कहा जाए तो पूना पैक्ट में दलितों के सीटों की संख्या बढ़ा दी गई और पूरे चुनाव में उन्हें विशेष रूप से आरक्षण दिया गया। अगला क्वेश्चन है, महात सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात सत्याग्रह, इसका सही जवाब बताइए। महात सत्याग्रह का सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महात सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मार्च 1927 में किया था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाद नामक स्थान पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगाल से प्राप्त किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? इसका सही जवाब बताइए। 1663, 1668, 1670, 1689। ईस्ट इंडिया कंपनी बॉम्बे को पुर्तगाली से प्राप्त करने का दिन था 1668। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे से पुर्तगालियों को 1668 ईस्वी में प्राप्त किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा तुरंत इसकी किलाबंदी की गई। इसके बाद अंग्रेजों ने सूरत की जगह बॉम्बे को अपना मुख्यालय बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस बुक है। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका सही जवाब बताइए आप। आपके ऑप्शंस ये रहे और मेरे ख्याल से इसका आंसर सबको जानता होगा। इसका सही जवाब है ज्योतिबा फुले। 1873 में गुलामगिरी पुस्तक लिखी गई। यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी जिनको ज्योतिबा फुले ने लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर की नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? अभी अभी बताया गया था। इसका सही जवाब आपको मिल चुका होगा मेरे ख्याल से 1915। रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने 1915 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला हत्याकांड की घटना से दुखित होकर इसे वापस कर दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारत राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत को आज़ादी मिल रही थी तो उसमें भारत राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष, मेरे ख्याल से आपको इसका सही जवाब मालूम होगा। जी हाँ, स्वतंत्रता के समय भारत का उपरोक्त में से आपको पता होगा JB कृपलानी आंसर सही है। जीवंत राव भगवान दास कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कृपलानी एक दार्शनिक थे, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणविद और स्वतंत्रता सेनानी रह चुके थे। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थायी संस्था कब बनाया गया था? भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थायी संस्था, ये बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है। UPSC 2 बार इस पर प्रश्न पूछ चुकी है और इसका सही जवाब 1800 या 1906 आंसर है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। लेकिन अगर कहा जाए तो इसकी अस्थायी संस्था 1906 में बनाया गया था। इसकी स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, जो UPSC ने पूछा था। लेकिन इसका अगर कहा जाए क्वेश्चन ये था कि इसको अस्थायी संस्था कब बना दिया गया, तो 1906 में बनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की? अभी अभी चर्चा में था, पंडित ने मतलब भारत के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री इनकी बहुत चर्चा कर रहे थे। तो अंतरिम सरकार की स्थापना आपको पता होगा 1943 में। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में अर्जी हुकूमत ए हिंद नाम की एक अंतरिम सरकार की स्थापना की। इस सरकार का समर्थन धुरी राष्ट्र जापान, नाजी जर्मनी, इटली और उनके सहयोगी ने किया। इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बनाया गया।
रास बिहारी बोस को मुख्य रूप सलाहकार बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और होम रूल आंदोलन। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। नमक कानून तोड़ने के लिए आपको पता होगा 1930 में बी इज द राइट आंसर, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 12 मार्च 1930 साबरमती की शुरुआत से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक दांडी नामक स्थान पर यात्रा हुआ और नमक कानून तोड़ा गया। एक मुट्ठी भर कानून नमक उठाया गया और गांधी जी ने कहा कि पानी के बाद नमक ही ऐसा दूसरा वस्तु है जो सभी लोगों पर लागू होता है और इस पर किसी भी प्रकार का टैक्स लेना एक शोषण का प्रतीक है, इसलिए नमक पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं होना चाहिए। और फाइनली महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा की शुरुआत की इसी यात्रा से। किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? आपको पता होगा, ये प्रश्न बिहार बीपीएससी में आ सकता है। किस समाजवादी नेता ने जेल छोड़कर या जेल से भागकर नेपाल में भागे थे? आपको पता होगा, राम मनोहर लोहिया। 1923 मार्च 1910 को अकबरपुर में थे और स्वतंत्र सेनानी थे, समाजवादी थे। ये कांग्रेस के सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक भी थे। याद रखिएगा, राम मनोहर लोहिया का जन्म 1910 के अकबरपुर में हुआ था और वे कांग्रेस के सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बक्सर की लड़ाई के दरमियान बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बैठाया गया? बाद में बक्सर की जब लड़ाई उसके बाद इसको किसको बैठाया गया? तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब है मीर जाफर। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। इस लड़ाई के बाद मीर जाफर को वापस बंगाल का नवाब बनाया गया। स्वदेश बंधव की स्थापना किसने की? स्वदेश बंधव, इसका सही जवाब बताइए। स्वदेश बंधव की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त, बाघा जतीन, भावभूषण मित्रा और नरेंद्र भट्टाचार्य। इसका सही जवाब है ए इज द राइट आंसर, अश्विनी कुमार दत्ता। अश्विनी कुमार दत्ता, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्ता ने की थी। इस संगठन का उद्देश्य स्वदेश उत्पादों को बढ़ावा देना, उसके इस्तेमाल को प्रोत्साहन देना और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना था। प्रश्नों की अगली श्रृंखला में अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलिंगन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एलनबैरो। सही जवाब ए इज द राइट आंसर, लॉर्ड कैनिंग। फरवरी 1856 से मार्च 1862 के बीच भारत का गवर्नर जनरल था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम उसे लेकर रहेंगे। मराठी में यह घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर की थी? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, आए अनितो मी मिला विनाच। मराठी में घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने कब की थी, कहाँ पर की थी? जी हाँ, इसका सही जवाब है कोर्ट में की थी। और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक में कोर्ट में उस समय कहा था जब राजद्रोह के आरोप में 7 वर्ष की उनको सजा हुई थी और 6 वर्ष के कारावास के लिए उन्हें मांडले जेल में भेजा गया था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? कानपुर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, भागलपुर षड्यंत्र, अलीपुर केस, अलीपुर बम। इसका सही जवाब आपको बहुत हल्का होगा, जी हाँ, लाहौर षड्यंत्र। लाला लाजपत राय की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, जयपाल, सुखदेव ने पुलिस प्रमुख स्कॉट की हत्या का षड्यंत्र रचा, परंतु जेपी सॉन्डर्स की गोली मार दी गई, मौके पर ही मौत हो गया। बिल्कुल सही किया गया मेरे ख्याल से। आप भी अपना प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। जब आपको पता होगा कि साइमन कमीशन के विरोध के दरमियान लाला लाजपत राय पर इतनी लाठीचार्ज की गई कि उनकी कुछ दिनों के बाद मौत हो गई। और लाला लाजपत राय जिसको हम लोग जानते हैं पंजाब का शेर है, शेर द पुत्र, और इन्होंने जाते जाते ये कहा था कि मेरे सर पर प्रहार की गई लाठी वो जो होगी वो अंग्रेजी ताबूत पर आखिरी कील साबित होगा, और उसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने एक बेहतरीन प्लान बनाया। आप इसके लिए भगत सिंह मूवी देखिए, बहुत ही आपको बेहतरीन लगेगा, पूरी घटनाक्रम समझ में आ जाएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? सही जवाब सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर 1943 में की थी। अगला क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि में किस सिख गुरु ने शुरुआत की थी लिखना? गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरुआत की गई थी? जी हाँ, इसका सही जवाब है गुरु अंगद।
गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। अपने बाद के गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी बनाया गया। गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं का संकलन किया। उन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया। अगला क्वेश्चन है, वारिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? वारिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे, इसका बताइए आंसर। इंडियन ओपिनियन, जुगांतर, गदर और महाराष्ट्र। वारिंद्र घोष इज रिलेटेड विथ चलिए इसका सही जवाब आपको मिल चुका होगा बी। जी हाँ, युगांतर या युगांतर एक क्रांतिकारी, बंगाली क्रांतिकारी अखबार था और इसकी स्थापना 1906 में वारिंद्र घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र दत्त ने की थी। 1946 में एक आंदोलन हुआ था, तेभागा आंदोलन, जो वर्तमान में किस राज्य से जुड़ा हुआ? तेभागा तो पता होगा आपको, इससे पश्चिम बंगाल से है। तेभागा आंदोलन की शुरुआत काश्तकारों ने बंगाल में 1946 में जोतदारों के विरुद्ध किया था। यह आंदोलन बंगाल में व्याप्त साझा खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट कृषि एग्रीकल्चर व्यवस्था के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना भारत के किस राज्य में की गई थी? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, इसका सही जवाब है तमिलनाडु। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना 1948 में की गई थी और मद्रास में की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई के लेबोरेटरी स्ट्रीट में है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था? ये बहुत ही हल्का प्रश्न है और सही जवाब लाहौर। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में पंडित नेहरू को भारत राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित करने के एक महीने के बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की घोषणा की गई। रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया। ढाका में स्थित आसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? ढाका में आसान मंजिल है, ये पैलेस किस लिए प्रसिद्ध है? मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए, पाकिस्तान के प्रस्ताव के लिए, जिन्ना गांधी वार्ता हुआ था और इनमें से कोई नहीं। सही जवाब, मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था यहीं पर। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका के आगा खान के द्वारा की गई थी। लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। शुरुआत में इसका उद्देश्य मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना था, लेकिन बाद में ये मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों से अलग देश पाकिस्तान की मांग करने लगे और हमारा भारत का विभाजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी मित्रा नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना से जुड़ा हुआ? पी मित्रा नाम का क्रांतिकारी है, वो किस संगठन से जुड़ा हुआ था? अनुशीलन समिति, इंडिया हाउस, युगांतर, उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही जवाब ए, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति 22 मार्च 1902 को प्रमथनाथ मित्रा के द्वारा किया था। इस समिति के साथ अरविंदो घोष, देशबंधु चित्तरंजन दास, सुरेंद्र नाथ टैगोर, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, बाघा जतीन, भूपेंद्र दत्त और वरिंद्र घोष जुड़े हुए थे। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना हेनरी विवियन डेरोजियो, मधुसूदन दत्ता, मदन मोहन तार कालंकर और सुरेंद्र नाथ टैगोर। एकेडमिक एसोसिएशन, इसका सही जवाब है हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो एक शिक्षाविद, एक लेखक, हिंदू कॉलेज और कलकत्ता के मुख्य सहायक। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर या फिर शुजाउद्दौला। जी हाँ, इसका सही जवाब आपको पता होगा, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कहा गया। 23 जून 1757 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्लासी की लड़ाई में उनकी हार हुई और ये भारत के लिए काला दिन, जिसने एक बात तो स्पष्ट कर दी कि भारत पर कौन राज नहीं करेगा। स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की गई थी? भारत के किस राज्य में इंडिपेंडेंस के पहले ही शिक्षा अनिवार्य था, प्राथमिक शिक्षा? बड़ोदरा, अर्काट, कुर्ग या फिर हैदराबाद। इसका सही जवाब है बड़ोदरा। बड़ौदा रियासत में 1906 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए एक कानून पास किया गया था और 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य घोषित किया गया था। 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए प्रसिद्ध है? 1896 का कांग्रेस अधिवेशन जो आपको पूछा गया था, पहला प्रश्न यही था शायद, आपको अगर याद होगा तो। जी हाँ, इसमें पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया या राष्ट्रगान गाया गया या तिरंगा झंडा फहराया गया या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब आपको मिल चुका होगा। भारत राष्ट्रगीत का पहला बार गायन
वंदे मातरम की बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा मूल रूप से इसमें संस्कृति में थी, परंतु वंदे मातरम को उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है और यह उपन्यास 1882 में प्रकाशित भी हुआ था। भारत राष्ट्र के गान के शीर्षक क्या था? भारत राष्ट्र का गान का शीर्षक क्या था? जन गण मन, भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता या फिर भारत विधाता? जन गण मन आंसर है इसका भारत विधाता। भारत राष्ट्र की गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से बंगाली में की थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी रूप को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। इस गान को 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। भारत राष्ट्र गान का पहली बार गायन कब हुआ? अभी अभी प्रश्न पढ़ा गया है, अगर ध्यान से आपने पढ़ा या सुना होगा लेक्चर तो आपको इसका सही जवाब बिल्कुल मिल चुका होगा। 1911 कोलकाता इज द राइट आंसर। भारत राष्ट्र गान का पहली बार 1911 में भारत राष्ट्र कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान किया गया था। पलासी की लड़ाई का स्थान पलासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? पलासी अभी वर्तमान में कहाँ पर है? बंगाल में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में? जी हाँ, इसका सही है पश्चिम बंगाल। पलासी की लड़ाई जून 1857 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हार मिली क्योंकि धोखा हो गया था उनके साथ। मीर जाफ़र ने दगाबाजी की थी, वही मीर जाफ़र जिसको आगे चल के धोखा फिर से मिला और फिर मीर कासिम आया और फिर मीर कासिम को हटाकर फिर मीर जाफ़र गद्दी पर बैठा। एक तरह से कठपुतली बन चुका था मीर जाफ़र आफ्टर इन्फ्लुएंसेस ऑफ ब्रिटिश। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में? विद्यासागर सेतु किस शहर में है? पटना में, कलकत्ता में, लखनऊ में, चेन्नई में? इसका सही जवाब विद्यासागर सेतु कलकत्ता में स्थित है। विद्यासागर सेतु दूसरा हुगली सेतु भी कहा जाता है। इसका नाम समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर के नाम पर पड़ा है। वेदों की ओर लौटो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बच्चा से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। स्वामी दयानंद सरस्वती इज द राइट आंसर। स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। वे संस्कृत और वेदों के प्रकांड विद्वान थे। भारत में वेदों की छपाई, उनके संरक्षण की पहली बात शुरुआत की गई। सत्यार्थ प्रकाश उनके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक थी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने लगभग 40 प्रश्नों का उत्तर दिया है। आप इस प्रश्नों को रिवीजन कीजिए और आपको अगर इस तरह के वीडियो और भी चाहिए तो मुझे लिख भेजिए मेरे कमेंट सेक्शन में। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। गुड बाय।